हेलो 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आज हमारे पास है साहित्यिक हिंदी का क्लास 12th इंटरमीडिएट का 2025 का लेटेस्ट मॉडल पेपर, जो कि 301 AA का सेट का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपका एग्ज़ाम केवल 10 दिन बचा है, तो ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटी के साथ इस तरह का पेपर आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला खंड को देखते हैं। सबसे पहला खंड का है। अब खंड का में पहला क्वेश्चन है, अष्टयाम की रचना के लेखक कौन है? अष्टयाम की रचना के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिया। पहला ऑप्शन जटमल, नाभादास, राम प्रसाद, निरंजनी, विट्ठलनाथ। तो विद्यार्थियों, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाभादास। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पद्मावती की सरंजनी व्याख्या की रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर प्रसाद जी का, राम प्रसाद निरंजनी जी का। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, छात्रों, निम्न में से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? जैसे उनके दिन फिरे, इंदुमती। प्रथम कहानी बोला गया है, तो प्रथम कहानी आपको पता ही होगा, इंदुमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है घ नंबर का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास कौन है? पुनर्नवा, चरुचंद्रलेख, आनंददास का पोता, ये सभी। तो ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो विद्यार्थियों, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निहार, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं अगला। हाँ ठीक, नरेंद्र शर्मा की रचना कौन है? प्रवासी के गीत, पलाशवन, हंसमाला, ये सभी। तो नरेंद्र शर्मा का रचना कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर घ नंबर का क्वेश्चन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है? त्रिकाल संध्या, कालजयी, कर्ण फूल, चांद का मुँह टेढ़ा। सो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन, चौथा वाला, आपका करेक्ट हो जाएगा, चांद का मुँह टेढ़ा। किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? 7 गीत, वर्ष 11 वर्ष का समय, स्कंदगुप्त, विपात्र। धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सा है? स्टूडेंट, धर्मवीर भारती जी का है। सो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से रिलेटेड है, तो यह आपका 10 नंबर का आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर नास्तर तेज था, सुबह गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया, और मेरी भी। हम दोनों एक मदर टेरेसा के झूम में इतने गहरे डूब गए कि जैसे कि उसकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई और सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ही कितना दीवारें खड़ी की, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मशहूर, कितनी नागढ़, पर कितनी अजियत है। ठीक है, सो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है उसी का केवल व्याख्या करना है, और इसका संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिएगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम, जो आपका तीसरा चैप्टर है, और लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, मनुष्य के बीच किस प्रकार दीवारें खड़ी हो गई? तो ऊपर आपने पढ़ा होगा, मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी। तीसरा, जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए कौन सा शब्द है?
जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द का अजय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर चौथा नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात को संकेत दिया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला रेखांकन अंश की व्याख्या। तो इसको देख लेते हैं कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उत्तर लिखना है लेखक ने कहा। ठीक है, यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहा। मदर टेरेसा से पूछा कि आप एक फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्हेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की, फिर भी आप उससे प्यार नहीं करती। उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। उनके यह उत्तर देकर जाने के बाद लेखक ने सोचा कि स्वार्थपरायण मनुष्य ने स्टूडेंट यहाँ पर मनुष्य ने ही मनुष्य को पारस्परिक रूप से लड़ने के लिए भेदभाव की अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी, अन्यथा ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया है, ये लेखक का कहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियाँ के प्रयोगों में युक्त भाषा को व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषित शब्दों को एक नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है। ठीक, सो केवल अंडरलाइन किया, उसी का केवल व्याख्या करना है। उत्तर में लिखना है पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके गढ़ने मात्र भाषा का विकास नहीं होता है? उत्तर आपको केवल बता देना है आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है? उत्तर बताना है आपको कि यहाँ अगला पेज में आ चुके हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है? उत्तर बताना है नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। सो ब्लैक पेन ले लेना, हेडिंग डाल देना सुंदर सा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका उत्तर लिखना है किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश सभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों को, मुहावरों और लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश में भाषा व्यवहारिक हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है चौथे नंबर का, जो कि पद्यांश से रिलेटेड है। ठीक, सो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका उत्तर डायरेक्ट देखते हैं। ये आपका दिया गया है, तो जो अंडरलाइन किया केवल उसी की व्याख्या करना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? पाठ का नाम प्रेम माधुरी, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न हमारा पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश नायिका की किस मनोदशा को वर्णन किया गया है? उत्तर बताना है प्रस्तुत पद्यांश में प्रियतम की यात्रा पर जाते ही समय नायिका की अनिचरणीय दशा को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न हमारा है चौथे नंबर का, उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जगत के किस रीति का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर बता देना है उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जते हुए किसी को पीछे से न टोकने से संबंधित जगत की रीत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन किया गया था उसी का आपको व्याख्या करना है। तो इसका कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से बहुत छोटा है। नायिका कहती हैं कि हे प्रीतम, आप ही समझाएं, आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। ठीक,
फिर यहाँ पर अथवा वाला दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो अंडरलाइन किया केवल उसी का आपको व्याख्या करना है, छोटा सा व्याख्या करना, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए 1 लाइन का है तो उसी का करना है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ आपको पता ही होगा। शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुपात, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, रेखांकन इसकी व्याख्या। कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करती हुए कहती हैं, मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित मन घर में ही है, आग लगने वाले भाव तेरे अंदर जागे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न पूछती हैं कि उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव है उसका कोई मूल्य नहीं है। बस इसी का कहने का कोशिश कर रहे हैं हमारे लेखक कवि जी। नेक्स्ट है, अन्न सा हुआ वात्स भी मेरा का आर्ष स्पष्ट कीजिए। अन्न सा हुआ वात्स भी मेरा एक आशा है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। कैकेयी कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार, कौन सा रस है? ठीक, तो रस हमारा शांत रस। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भूले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। कैकेयी अपने कृत्य और पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही तीनों लोग पर मुझ पर थूके, जिसने मन में जो कुछ आए वह कहे, मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा माता का पद तिरस्कृत न हो। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। 80 शब्दों में आपको लिखना है। 5 नंबर ये देके जाएगा। ऑप्शंस क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद। तीनों में से केवल एक को हल करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन तो इसका हम देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो हेडिंग डाल देना जीवन परिचय, और एक ट्रिक और है, साइड में आप एक बॉक्स बनाकर उसका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं। इसका कैसे लिखेंगे चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। जाहिर सी बात है उनके माता पिता जहाँ रहेंगे वो भी वहीं रहेंगे। ठीक है, इन्होंने काशी हिंद विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में BA और लखनऊ विश्वविद्यालय में MA PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली संस्कृति अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साहित्य हिंदी की सेवा में लीन महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। ठीक, इसका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है? हेडिंग डाल देना साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ के मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षित केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन पर विषय बनाया। इनकी भाषा का शुद्ध खड़ी बोली, इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसकी रचनाएं आपको कैसे लिखना है? विद्यार्थियों यहाँ पर इसकी रचनाएं कैसे लिखेंगे आप? 12 के छात्र छात्रा, इसकी आपको कैसे लिखना है? रचनाएं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, रचनाएं हेडिंग डाल देना है। फिर लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध और संपादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विधा आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत, संपादक में पद्मावत हर्षचरित। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। 80 शब्दों में यहाँ पर लिखना। 5 नंबर ये भी आपका फिक्स हो जाएगा।
ऑप्शंस क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो पेपर है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, तो उसी का पूरा हम हल लाए हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। इसका कैसे लिखना है, हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय, फिर लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृति, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होकर ये 1937 ईस्वी को अल्पवायु ही इनका महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म हुआ था 1889, मृत्यु हुआ था 1937। ये आपको जन्म मृत्यु याद करना है। स्टूडेंट यहाँ पर इसका साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। सो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मतलब साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है। फिर इनका ब्लू पेन ले लेना है, लिखना है जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी साहित्य रचनाओं का हिंदी में समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी ने एक ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार भी उनके काव्य प्रेम में और संदर्भ का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों का, भाषाओं का पाखंड विद्यमान थे। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है, आंसू, लहर, झरना, कामानी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंचलाइट। ठीक है, नहीं, हाँ पंचलाइट। 6वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कहानी, पंचलाइट कहानी पर सारांश डालिए अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता, लाठी कहानी संक्षिप्त कीजिए। 80 शब्दों में भी लिखना है, दोनों में से केवल एक लिखना है। तो मैं यहाँ पर पंचलाइट कहानी को बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। हेडिंग डाल देना है पंचलाइट यानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा हेडिंग। फिर लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इनकी कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दिशा का वर्णन किया गया है। ठीक, फिर सारांश कैसे लिखेंगे, महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीद कर, क्योंकि उसे मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई मतलब वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले के कुतूहल हर आदमी उसके बारे में जानना चाहते थे। जब उससे लाया जाता है, इसका सारांश दोस्तों यहाँ पर हम पहुँचे थे। कीर्तन आते हैं, औरत भी मारे खुशी के गीत। चलिए इसको शुरू से फिर से समझते हैं। महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसे मोहल्ले के लिए पंचलाइट की नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर मोहल्ले में कुतूहल है, हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है। कीर्तनकार आते हैं और औरतें भी हमारी खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई भी नहीं जानता था। सब गांव में ले आए थे रामनवमी के मेले में से पंचलाइट, सभी खुशी थे, है ना। और एक बात खड़ी हो गई उसमें कि पंचलाइट को कोई जलाना नहीं जानता था, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई गई। मुंडरी जब यह देखती है, ठीक है, यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है, तो वह अपने सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है, क्योंकि वह मुंडरी के घर के पास आकर फिल्मी गाने गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बुलाया। ठीक है, इसके कारण पंचायत द्वारा उसे गुनाह मतलब यहाँ से पहुँचे थे, बुलाया, तो वह आ जाता है
उसके आने पर सभी के चेहरे पर खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब चल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पीड दे दो। इस पंचायत में स्पीड है नहीं। मुंडरी गरी का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है, अब तुम खूब गाओ सलीमे के गाने। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था हमारा कहानी। 7वां क्वेश्चन है, स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए 80 शब्दों में, जो कि आपके जिले के अनुसार होते हैं क्वेश्चन। तो आप अपने टीचर से संपर्क करके पूछ सकते हैं इसको। खंड खा चुका है। खंड खा में संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर के एक क्वेश्चन होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, और यहाँ पर इसका उत्तर चलिए हम बताते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पंचशील सिद्धांत पाठ से अवतरित है। अनुवाद कैसे लिखेंगे, अनुवाद देखते हैं। अनुवाद यहाँ से, ठीक है। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक भी जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधान मित्र काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन के देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठ रखने वाले आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नवनीति रखी। ठीक है, यहाँ पर अथवा वाला ये दिया कि इसको आप पढ़ लेना है। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर आप अपने बुक में मिला लीजिएगा कि कौन सा है, तो इसका उत्तर आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो पहला यहाँ पर है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, अपनी बुक से मिलाइएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक, इसका संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नावली पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। अनुवाद, अपने अच्छे आचरण कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाले पुत्र, सदा पति का हित अर्थात भला चाहने वाले पति, पत्नी का आपत्ति दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। अथवा वाला देखते हैं। अथवा वाला अपने बुक से मिला लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, इसका संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ हेडिंग डाल दें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजन अस्योदारण्यम चैप्टर से अवतरित है। इसका अनुवाद कैसे लिखना है, अनुवाद आपको कुछ नहीं करना। चलिए सिंपल अपने बुक से मिला लीजिए, वो आपका होमवर्क हो जाता है। अपने बुक से उसको लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 4 अंक के। पहला है, संस्कृत गौरियानम दृष्टम दंडनम किन त्याकनम। इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। श्रृंगार रस एवं करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अगला, यमक अलंकार संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ, उसको आप जरूर से लर्न कर लीजिएगा। चौपाई छंद एवं कुंडलित छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 11वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला, साहित्य और समाज जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण और भारत में आतंकवाद, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, इसमें से आपका एक तो फंसेगा ही फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनियम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है, हाँ ठीक है, कलावी, हाँ ये कलावी का संधि विच्छेद क्या होगा, पहला वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, जिसका आंसर सही आएगा उसको हम पिन कर देंगे कमेंट।
निम्नलिखित में से किसी एक पद पर समास का नाम लिखिए। प्रतिदिनम, चक्रपाणी, अनुदिनम। अगला, किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र अथवा करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। हाँ, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को क्या लिखना है? अधिकारी को पत्र लिखना है। कैसे लिखना है ये चलिए बताते हैं। सबसे पहले लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम, बैंक खाता का नाम, ठीक है। फिर लिखना है विषय में लिखना है आपको ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ पर लिखना है महोदय, सविनय निवेदन है कि आपका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। पुत्र पुत्री अभिभावक का नाम, यहाँ पर अपने पुत्र पुत्री अभिभावक का नाम लिख दीजिएगा, यानी पेरेंट्स का नाम। निवासी, आपका पता यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में बंदे यहाँ पर कुछ भर लीजिएगा अपने हिसाब से। आपके बैंक खाताधारक हूँ, मुझे व्यक्तिगत शिक्षा, गृह, व्यवसाय आदि हेतु ऋण की आवश्यकता है। मेरी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान देते हुए कृपया मुझे इतनी राशि यहाँ पर जो आपको चाहिए लोन यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1 लाख 2 लाख कितनी का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपके बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूं तथा आवश्यकता दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, गारंटी दस्तावेज आदि संलग्न कर रही हूं, यहाँ पर लीजिएगा। कृपया मेरे आवेदन पत्र का शीघ्र कार्रवाई करें जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूँ, ठीक। फिर लास्ट में लिखिए सादर, आपका नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका खाता संख्या का नाम, अपना संपर्क नंबर लिख दीजिए, तारीख लिख दीजिए, बस। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु का प्रत्यय योग स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर के भी आता है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर प्रयुक्त विभक्ति संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर के भी। दोस्तों ये था हमारा पेपर इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके मिलते हैं इसी प्रकार के नए मॉडल पे। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।